एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक है इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज। इसका रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 आज हम करने वाले हैं। ये रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 है। आपके बुक में 10 लेसन्स होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। यही है रिवीजन एक्सरसाइजेस 2। रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 का मतलब होता है पुनरावृत्ति अभ्यास। हर एक लेसन में आप अभ्यास करते हैं। अब कुछ लेसन्स को मिलाकर आपको यहाँ पर दी जाती है आपकी बुक में रिवीजन एक्सरसाइजेस 1, रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 और रिवीजन एक्सरसाइजेस 3। तो ये रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 है। ये आपकी स्पेशल सीरीज बुक में आपको मिलेगा इंग्लिश रीडर की। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 67 एंड 68 पर देखेंगे कि आपको 2 पेजेस है रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 के लिए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन है। इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं एक मैचिंग दी गई है। आपको कॉलम ए में फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिखे गए हैं और उसको आपको कॉलम बी के फ्रेजेस या सेंटेंसेस से मिलाना है। फ्रेजेस और सेंटेंसेस दोनों ही क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी वाक्य या फिर ये कोई वाक्यांश है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है या फिर फ्रेजेस मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस यहाँ पर हो सकते हैं। उनको जिसके साथ सुटेबल हो आपको मैच करना है। एक आपके लिए करके दिया गया है, जैसे पीकेडी इंडिकेट्स है, उसके लिए क्या बताया है? पैकिंग डेट। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये लेसन नंबर 9 लिसन द रैपर स्पीक से है। तो पीकेडी डेट का मतलब ही हमें पता था कि पीकेडी का मतलब है पैकिंग डेट, मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आई लव टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहूँगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। द रिच मैन पेड द वॉचमैन, रिच मैन ने वॉचमैन को पे किया। द पॉन्ड्स ऑफ मांडू ओवरफ्लो, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये डिसऑनेस्ट वॉचमैन से है थर्ड सेंटेंस, और लास्ट वाला किससे है? लेसन 7 मांडू से है। अब हम कॉलम बी के सेंटेंसेस को पहले पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें मैच करना आसान हो जाएगा। कॉट इन अ केज, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आई लव टू सी यू कॉट इन अ केज, ये ओल्ड मैन ने जब उसे बोला था, किसको? लायन को। द रिच मैन पेड द वॉचमैन, रिच मैन वॉचमैन को पे करता था, पर क्या? वेरी लिटिल मनी, तो ये इसके साथ सूट होगा। लास्ट, द पॉन्ड्स ऑफ मांडू ओवरफ्लो, मांडू के जो तालाब थे वो ओवरफ्लो कब होते थे? इन द रेनी सीजन। तो इस तरह से ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, नेम एनी 3 ग्रैंड बिल्डिंग्स यू फाइंड इन मांडू। तो हमने मांडू लेसन 7 मांडू में पढ़ा है कि उसमें बहुत सारी, वो केवल एक ही बिल्डिंग नहीं है, उसके आर्किटेक्चर एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए मांडू जो है एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब दर्शनीय स्थल है। तो वहाँ पर एक ही बिल्डिंग नहीं है कि एक ही पैलेस नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स का ग्रुप है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी 3 ग्रैंड बिल्डिंग्स मांडू की आप बताओ, यानी उनका नाम लिखो। तो रूपमती का झरोखा, द टूम ऑफ होशंगशा एंड हिंडोला महल। यहाँ पर आपको एस लगा लेना है। यहाँ होशंगशा में आ जाएगा एस, HOSHANG। तो होशंगशा HOSHANG, ये होगा होशंगशा। एंड हिंडोला महल, कोई भी 3 आप ले सकते हैं, और भी उसमें बहुत सारे थे। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर बी, व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क हिज सन टू ब्रिंग। ओल्ड मैन ने बेटों से क्या लाने को कहा? तो क्या कहा था? 1 स्टिक। द ओल्ड मैन आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि डिड हटाया है हमने, पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, इसलिए पास्ट टेंस का ही आंसर होगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग 1 स्टिक। वाई वर द वॉचमैन डिसऑनेस्ट। वॉचमैन देखिए ई लगा है, मतलब ये प्लूरल है, यानी एक वॉचमैन की नहीं, एक से ज़्यादा वॉचमैन की बात हो रही है। तो वॉचमैन क्यों बेईमान थे? क्यों बेईमान थे? द वॉचमैन वर डिसऑनेस्ट बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग इनफ सैलरी, उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था, उन्हें पैसों की बहुत कमी होती थी, इसलिए वो फलों को चुरा कर बेचते थे या खाते थे।
इसी कारण वो डिसऑनेस्ट थे। नंबर डी, व्हाट इज द रेड सर्कल इन अ स्क्वायर मीन्ड फॉर? तो हमने चैप्टर 9 लेसन 9 में देखा था कि रैपर के ऊपर रेड सर्कल या ग्रीन सर्कल होता है एक स्क्वायर में। उसका मीनिंग क्या होता है कि ग्रीन का मतलब होता है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी वेजिटेरियन है, मीन्स जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और रेड सर्कल का मतलब होता है कि इसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, सभी नहीं है तो एक है तो भी उसमें रेड सर्कल होता है। द रेड सर्कल इन द स्क्वायर इज मीन्ड फॉर द फूड कंटेंट सम नॉन वेज इंग्रेडिएंट। नॉन वेजिटेरियन को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री। इसको बनाने में जो सामग्री लग रही है उसमें कुछ नॉन वेज कंटेंट है या हो सकता है। वाई डज द चाइल्ड नॉट वॉन्ट द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन टू कम? बच्चा क्यों नहीं चाहता था कि बारिश हो? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन टू कम का मतलब होता बारिश की छोटी छोटी बूंदें आए, मतलब बारिश हो। वो नहीं चाहता था, डज नॉट वॉन्ट। ठीक है, तो चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट द रेन टू कम हमने कैसे लिखा? द भी लगा सकते थे, द चाइल्ड। चाइल्ड ये डज आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डिड डू डज को नहीं छोड़ सकते, ये हमें नॉट के साथ लेना पड़ेगा। चाइल्ड नॉट वांट कहने में गलत होगा, हमें यहाँ डू डज डिड का यूज़ करना होता है तो हम यहाँ डज का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने में डज से पूछा है। ठीक है, तो चाइल्ड क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी है, चाइल्ड डज नॉट वांट द लिटिल raindrops to come because he wanted to play outside and he was not allowed to go out। तो बच्चा क्योंकि बाहर खेलना चाहता था और उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। आगे है ट्रू फॉल्स। द ओल्ड मैन वॉज वेरी क्लेवर। ओल्ड मैन बहुत बुद्धिमान थे। ट्रू, द रैपर इज एन एडिबल आइटम। रैपर खाने की चीज होती है। फॉल्स, द एंशियंट नेम ऑफ मांडू इज मांडवगढ़। मांडू का प्राचीन नाम मांडवगढ़ है। ट्रू, बिफोर यूज वी शुड ऑलवेज लुक एट द एक्सपायरी डेट। कुछ भी खरीदने या उपयोग करने के पहले हमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। ट्रू। नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड। जैसे कहा है वैसे करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 में दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया है रमेश इज स्मार्ट, दिनेश इज स्मार्टर, और ब्रैकेट में लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, मतलब जोड़ के दो की जगह एक सेंटेंस बनाना है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। कंपैरेटिव डिग्री वही है ना, जैसे यहाँ यूज़ हुई है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो कंपैरेटिव होती है बीच वाली, मतलब स्मार्टर ER वाली, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से। नंबर 2 में आई विल रीड दिस बुक, आई वोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। तो यहाँ एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये वाला है, आई वोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। इसी तरह से तीसरे में एक सेंटेंस है और उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब निर्देश दिया गया है। चौथे में एक ही सेंटेंस है, पेयर नहीं है, और इसमें आपको निर्देश दिया गया। पांचवा भी एक ही सेंटेंस है और आपको निर्देश दिया गया है। तो सभी में हमें अलग अलग काम करना है, क्योंकि लिखा ही हुआ है डू एज डायरेक्टेड, मतलब जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं वैसा करो। तो नंबर 1, रमेश इज स्मार्ट, दिनेश इज स्मार्टर। रमेश स्मार्ट है, दिनेश उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है, मतलब स्मार्ट को यूज़ नहीं करना है, स्मार्टर को यूज़ करना है। तो ज़्यादा स्मार्ट कौन है, दिनेश। तो हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाएगा दिनेश से। दिनेश इज स्मार्टर देन रमेश। तो यहाँ जो देन वर्ड है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री से आता है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके बाद देन आ जाता है। देन का मतलब होता है से, मतलब तुलना करना है कि दिनेश रमेश से ज़्यादा स्मार्ट है। दिनेश इज स्मार्टर देन रमेश। हमने क्या लिखा, दिनेश इज स्मार्टर लिखा, देन लगाया, रमेश लिखा।
नंबर 2, आई विल रीड दिस बुक, आई वोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। मैं यह बुक पढ़ूंगा और मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। मतलब समझ में आ रहा है किस कार्य के लिए? इस बुक को पढ़ने के लिए। कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल सेल्फ फॉर्म। तो आपको इसमें सेल्फ का मतलब याद है खुद, जो कि प्रोनाउन का एक टाइप होता है, उसमें सेल्फ लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो यहाँ हम कंबाइन करके सेंटेंस को बहुत इजीली कैसे बना देंगे? आई विल रीड दिस बुक माई सेल्फ, तो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे और आई के साथ होता है माई सेल्फ। मैंने आपको लेसन में बताई थी, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ। या आप जब उस लेसन के वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड का 2 हो चुके हैं कंप्लीट। यू विल गो टू अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाओगे। यू विल बी ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, कोई बीमार है और उसे सलाह दी जा रही है कि यदि तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर बोला गया है यू विल गो टू अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाओगे। यू विल बी ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगे। बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है, इसको हमें कंबाइन करना है। कंबाइन द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ इफ। इफ का मतलब होता है यदि, तो हम इसे इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ यू, पूरा सेंटेंस लिख देंगे फर्स्ट वाला, इफ यू विल गो टू अ डॉक्टर, और फिर क्योंकि हमारा सेंटेंस एक ही है तो फुल स्टॉप आखिरी में ही आएगा और यहाँ फुल स्टॉप जो था वो बन जाएगा कॉमा। इफ़ यू विल गो टू अ डॉक्टर यू विल बी ऑल राइट। आपको दोनों सेंटेंसेस लिख देने हैं। बीच के फुल स्टॉप की जगह आपको कॉमा लिखना है। बीच का फुल स्टॉप मतलब फर्स्ट सेंटेंस के फुल स्टॉप की जगह आपको कॉमा लिखना है। मतलब आपने यहाँ दूसरे सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, और किसके कारण? क्योंकि सामने इफ़ लगाया है। इफ़ यू विल गो टू अ डॉक्टर यू विल बी ऑल राइट। नंबर 4, द बॉय वर्कड हार्ड। द बॉय वर्कड हार्ड, लड़के ने कठिन कार्य किया, या वर्कड हार्ड मतलब मेहनत किया। चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जैसे कि ये लिखा हुआ है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, जैसे हम बोल देते द बॉय डज नॉट वर्क हार्ड, मतलब उसने मेहनत नहीं किया। तो जिसमें ना नहीं आता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है? लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, और वो हु, व्हाट, हुम, इस तरह से क्या, कौन, कैसे, हाउ वगैरह से शुरू होगा। लेकिन एक और तरीका होता है इंटरोगेटिव बनाने का, कि जब हम वहाँ पे WH वर्ड से इंट्रोगेशन ना बना पाए तो हम उसमें डू, डज, डिड, विल, शैल से बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? जैसे कि यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, तो हम उसमें डू या डज का उपयोग करते हैं। ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते समय इसे यूज़ किया जाता है। इंट्रोगेटिव में सामने और नेगेटिव में नॉट के जस्ट पहले। और पास्ट टेंस में हम हमेशा डिड के लिए यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। और फ्यूचर टेंस में शैल या विल का यूज़ किया जाता है, WILL। इसका है द बॉय वर्कड हार्ड। वर्कड से समझ में आ रहा है वर्क, वर्कड, वर्कड, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ सामने आ जाएगा डिड और वर्कड का हो जाएगा वर्क। डिड द बॉय वर्कड हार्ड, क्या लड़के ने परिश्रम किया, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 5, द टीचर हैड सीन द फोर्ट एट मांडू। टीचर ने मांडू का किला देखा। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो इसको नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। कैसे? कि टीचर ने मांडू का किला नहीं देखा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए हमें डू, डिड, डज, शैल, विल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, सिर्फ हैड के बाद हमको लगाना है नॉट यहाँ पर, और ये बन जाएगा द टीचर हैड, यहाँ लगा देंगे नॉट सीन द फोर्ट एट मांडू। बस ये हो गए आपके डूअर्स डायरेक्टेड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे। तो आपका बर्थडे है और आपको अपने दोस्त को निमंत्रण देना है, मतलब इनवाइट करना है एक लेटर लिखकर। तो ये है एक लेटर, इसको इस तरह से लिखा जाएगा और इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्या कहाँ पर लिखा जाता है, लेटर लिखने का क्या रूल होता है, क्या पैटर्न होता है, और इसके बाद इसको मैं बड़े अक्षरों में मीन्स ज़्यादा बड़े लेटर्स में वर्ड्स में आप लिख पाएंगे। तो अभी आपको पॉज करने की ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए, इसके बाद मैं ये लेटर फिर से आपको शो करूँगी इसी वीडियो में। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है हरिगंगा नगर, समता कॉलोनी, भोपाल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस किसका होता है? दो लोग होते, एक लेटर लिखने वाला और एक जिसको लेटर मिलेगा, जिसको लिखा जा रहा है। तो जो लेटर जिसको मिलता है वो रिसिपेंट कहलाता है, और जो लेटर लिख के भेजता है वो सेंडर कहलाता है। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा है डियर पूनम, मतलब पूनम को लेटर लिखा जा रहा है। और हमने मांडू वाले लेसन में भी देखा था कि अंकल ने अपने भतीजे को लिखा था। और नीचे लिखा है संजीवनी, मतलब संजीवनी लिख रही है पूनम को। तो यहाँ पर संजीवनी कौन हुई? सेंडर, और पूनम कौन हुई? रेसिपेंट। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो है पूनम का। तो यहाँ पर ये जो आपको ऊपर की 4 लाइन दिख रही है, इसमें एड्रेस है, जो भी आपका पता है घर का वो जिसको भेजना है उसका आप लिख देंगे, और जिस डेट पर आप लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। मतलब ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाता है लेटर का एड्रेस एंड डेट वाला पार्ट। उसके बाद हम जिसको भी लिख रहे हैं उसको हम डियर, या यदि आपसे बड़े हैं तो आप उनको रिस्पेक्टेड, मतलब आदरणीय, जैसे भी आपको उनको आप अभिवादन करना है, नमस्ते, जिस तरीके से भी करना है तो वो ये वाले पार्ट में आपको करना होता है। ये कहलाता है सैल्यूटेशन, मतलब अभिवादन। कई बार हम हिंदी में भी लिखते हैं तो चरण स्पर्श वगैरह लिखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर वर्ड लिख सकते हैं। एज यू नो दैट डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 22 नवंबर। एक्चुअली ये 20 नवंबर को लेटर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर संजीवनी लिख रही है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि 22 नवंबर 2011 इज़ माई बर्थडे, सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी फॉर ऑल माई फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट द डे। और तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, यानी उसकी मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मनाना है। द वेन्यू मतलब स्थल, किस जगह पे मना रहे हैं। तो आप देखेंगे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेटर में कुछ बात कही जा रही है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है बॉडी टेक्स्ट, यानी ये मेन बॉडी है लेटर की। तो ये जो मेन बॉडी होती है अक्सर ये 3 पार्ट में होती है। तो जितना अभी हमने एक पार्ट पढ़ा वो हो गया फर्स्ट वाला पैराग्राफ हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ में हम जस्ट ये बताते हैं, बिगनिंग वाला पैराग्राफ होता है, उसमें हम ये लेटर हम की भूमिका बताते हैं कि क्या कर रहे हैं। अब दूसरा पैरा में हम देखते हैं मिडिल में, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट 3 होते हैं ना। तो द वेन्यू ऑफ द पार्टी इज माई हाउस, तो पार्टी की जो जगह है वो मेरा ही घर है। एंड पार्टी स्टार्ट्स एट 7 PM विथ केक कटिंग फॉलोड बाय गेम्स, डांस एंड फाइनली डिनर। तो जो पार्टी है वो मेरे घर पर, मेरा घर ही वेन्यू है, और वो शाम के 7 बजे शुरू हो जाएगी। केक कटिंग, उसके बाद कुछ हम गेम्स खेलेंगे, डांस करेंगे और फाइनली डिनर होगा। आई विल बी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू कैन जॉइन अस फॉर द ओकेशन। तो हम यहाँ से पैरा चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आई विल बी प्लीज्ड का मतलब होता है मुझे बड़ी खुशी होगी यदि तुम इस ओकेशन, मतलब इस उपलक्ष्य पर आकर पार्टी को ज्वाइन करो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंपनी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंपनी मतलब तुम आकर हमें अपनी कंपनी दो,
मतलब मैं ये लुकिंग फॉरवर्ड मतलब तुम्हारी राह देखूंगी, इंतज़ार करूंगी। द योर प्रेजेंस विल मेक द ओकेशन इवन मोर चेरिस्ड फॉर मी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति मेरे इस इवेंट को और भी अच्छा बना देगी और भी खुशहाल बना देगी। चेरिस्ड मीन्स खुशहाल बना देगी। तो इस तरह से हमने बॉडी टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया। योर अफेक्शनेटली संजीवनी ने तुम्हारी अपनी या तुम्हारी प्यारी। नीचे कैसे क्लोज करेंगे, तो ये जो होता है ये इतना हिस्सा ये होता है क्लोजिंग। तो आपने ये देखा लेटर में एड्रेस एंड डेट, सॉल्यूटेशन, बॉडी टेक्स्ट एंड क्लोजिंग, इन 4 हिस्सों से आप कोई भी लेटर लिखेंगे। और आप देख रहे हैं इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ना है। यहाँ पे पैरा चाहे तो बदल भी सकते हैं बॉडी टेक्स्ट में या नहीं भी, और फिर एक लाइन आपको छोड़कर क्लोजिंग लिखनी है। यानी क्लोजिंग मतलब योर अफेक्शनेटली और योर फ्रेंड भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये है वो लेटर, आप चाहे तो इससे देखकर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये थर्ड पैरा जो था यहाँ से शुरू किया, आई विल बी प्लीज्ड इफ यू कैन ज्वाइन अस फॉर द ओकेजन। नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन इज रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 का। डिस्क्राइब योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। आप अपने स्कूल की व्याख्या कीजिए और ये क्लूज आपको दिए गए हैं। नंबर 1, नेम एंड सिचुएशन ऑफ द स्कूल, यानी नाम और वो कैसा है, कहाँ पर है। स्कूल टाइमिंग, स्कूल की का टाइम कब, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, कितने बजे मतलब सुबह आप पहुंच जाते हो और कितने बजे आपकी छुट्टी होती है, वो आपको लिखना है। नंबर ऑफ क्लासरूम, कक्षाएं कितनी है, क्लासरूम कितने हैं। प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ, प्रिंसिपल कौन है या क्या है या कितने हैं। टीचर्स कितने हैं। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, लाइब्रेरी है या नहीं, कैसी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल वगैरह कैसे होते हैं या उसके बारे में जो भी आप बताना चाहें। तो ये आपका सेल्फ वर्क है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर दे रही हूँ। नंबर 1 सबसे पहले बोला था क्या, नेम एंड सिचुएशन, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। नंबर 1 द नेम ऑफ द स्कूल इज, तो ये जो ब्लैंक है इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी स्कूल अप टू क्लास 5। मान लीजिए कि आपका जो स्कूल है वो 5th क्लास तक है, तो आप लिख देंगे ये प्राइमरी स्कूल है अप टू क्लास 5। इट इज़ एट ब्लैंक सिटी, तो जिस शहर में भी है उस शहर का नाम यहाँ आ जाएगा। नंबर 2 द टाइमिंग ऑफ द स्कूल इज़ AM टू PM, मतलब यहाँ मान लीजिए आपका स्कूल मॉर्निंग 8 o'clock लगता है तो 8 PM टू, और मान लीजिए 1:30 PM तक होता है तो दोपहर के 1:30 बजे तक, 8 बजे से 1:30 बजे तक। तो सुबह के टाइम के लिए AM लगा है और दोपहर 12 के बाद से हम PM लिखने लग जाते हैं, तो यहाँ आप 8 AM टू 1:30 PM आप लिख सकते हैं, यानी 1:30 फिर देयर आर ब्लैंक क्लासरूम्स इन योर स्कूल, अब आपका जो भी स्कूल है उसमें 8 क्लासरूम है, 9 क्लासरूम है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर 4 देयर इज़ 1 प्रिंसिपल, अक्सर प्रिंसिपल एक ही होते हैं, 1 प्रिंसिपल एंड सपोज आपके स्कूल में 8 टीचर्स है तो आप यहाँ लिख देंगे 8 टीचर्स इन माई स्कूल। फिर 5th पॉइंट वहाँ दिया गया था लाइब्रेरी का, तो हम लाइब्रेरी पे क्या लिख देते हैं, देयर इज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। बड़ी है तो आप बिग लिख देना। वी प्ले मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल, स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए आप लिख सकते हैं कि हमारा गेम्स पीरियड होता है वगैरह। देयर इज़ अ गेम्स पीरियड, PT पीरियड इन आवर स्कूल। वी प्ले मैनी गेम्स, तो वी प्ले मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल। तो इस तरह से ये आपकी रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 कंप्लीट हो गई। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।